सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं यहाँ इंग्लिश हूँ। आज मैं एक फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म दुनिया भर के बच्चों को हर तरह की वैज्ञानिक यातनाओं को दिखाने वाली छवियों की एक श्रृंखला के साथ शुरू होती है। एक रात बच्चों के वार्ड में एक नरसंहार होता है। पास के जंगल में तलाशी दल तैनात है जो भाग रहे कुछ बच्चों की तलाश कर रहे हैं। उनमें से एक लड़की है जो वार्ड में अन्य लोगों के समान भाग्य से बचने के लिए भाग जाती है। खोज समूह दूसरे को पकड़ने का प्रबंधन करता है। एक छोटा लड़का जिसे डॉक्टर बेग के सामने लाया जाता है। वो लड़की के खोने की शिकायत करती है, लेकिन निष्कर्ष निकालती है कि उसे पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। बच्चों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वो सर्च लीडर मिस्टर चोई को बताती है कि लड़की की स्थिति उसकी से अलग है, इसलिए उन्होंने लड़की को छोड़ने का फैसला किया, यह मानते हुए कि वो वैसे भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। सुबह तड़के एक किसान को लापता लड़की मिलती है जो गंदी और भयानक हालत में है। वो और उसकी पत्नी के पास एक डॉक्टर है जो उसे देखता है और वो उन्हें बताता है कि उसकी हालत स्थिर होगी और वो ठीक हो जाएगी। हालांकि डॉक्टर का मानना है कि लड़की अपना नाम और उम्र दोनों भूलने की बीमारी से पीड़ित हो सकती है। किसान की पत्नी जाने पर समझती है कि कैसे बेहोश लड़की में अभी भी अपना हाथ पकड़ने की ताकत है। इस प्रक्रिया में एक बंधन शुरू होता है। 10 साल बाद अब जायू नाम की लड़की मिस्टर और मिसेज कू के साथ बड़ी होती है जैसे कि वे उसके असली माता पिता हों। अपने माता पिता की नाजुक स्थिति के कारण जायू गाड़ी चलाती है और परिवार का काम करती है। ग्रामीण इलाकों में अपेक्षाकृत सामान्य जीवन जी रही है। पारिवारिक रात्रि भोज के दौरान एक आनुवंशिकी की कथित हत्या और पशुधन अर्थव्यवस्था में नकारात्मक घटनाओं की खबरें श्रीकू को यह सवाल करने के लिए प्रेरित करती हैं कि क्या अपने कुछ मवेशियों को बेच दिया जाए, जो कि जायूं की चिंता का विषय है। उसी रात जायूं शॉवर लेने के बाद एक भयानक सिरदर्द से पीड़ित होता है और फिर अपनी मां की स्थिति के बारे में और जानने के लिए अल्जाइमर पर ऑनलाइन शोध करती है। अगले दिन जायूं बस स्टॉप पर अपने दोस्त दोह मायूंगी से मिलती है। रास्ते में मायूंगी ने जायूं को बर्थ ऑफ ए स्टार नामक एक टीवी प्रतियोगिता के बारे में बताया, जो शीर्ष पुरस्कार के रूप में $5 लाख की पेशकश करती है और कहती है कि यह पैसा उसके परिवार के पशुओं का समर्थन करने और उसकी मां के स्वास्थ्य में सुधार करने में उसकी मदद कर सकता है। प्रतियोगिता के लिए जायूं ऑडिशन, जहां उसे बताया गया है कि हालांकि वो अच्छा नहीं गा सकती है, कम से कम उसके पास उसका समर्थन करने के लिए बुद्धिमत्ता और सुंदरता है। सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए जायूं बाद में शो में भाग लेने के लिए एक पूर्ण स्कोप प्राप्त करती है। कू परिवार और मायूं ही रात में जायूं का ऑडिशन देखते हैं, जिससे उन्हें उसके प्रदर्शन की प्रशंसा मिलती है। अचानक माहौल तनावपूर्ण हो जाता है जब शो में जायूं से मेजबानों द्वारा पूछा जाता है कि क्या उसके पास एक विशेष प्रतिभा है, और वो जवाब देती है कि वो किसी तरह का जादू कर सकती है, कुछ ऐसा जो उसके माता पिता को परेशान करता है। जायूं को फटकार लगाता है। मायूं ही उन्हें बताती है कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह केवल सोशल मीडिया पर उसके अतिरिक्त अंक अर्जित करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्त का बचाव करना जारी रखे, फोन बजता है। मायूं ही जवाब देता है, केवल स्पीकर के चुप रहने के लिए। जब मायूं ही सो जाता है, मिस्टर और मिसेज कू जायूं से जनता के सामने खुद को बहुत अधिक उजागर करने के खतरों के बारे में बात करते हैं, जबकि उसकी मां चिंतित है। उसके पिता और जायूं दोनों आश्वस्त हैं कि वो जीत नहीं पाएगी और उनके साथ वहीं रहेगी, लेकिन कुछ अतिरिक्त पैसे के साथ। सोने से ठीक पहले जायूं को एक और सिरदर्द होता है। यह पता चलता है कि पहाड़ों में कुछ पुरुष उसके परिवार को देख रहे हैं। अगले दिन लड़कियां सियोल के लिए एक ट्रेन की सवारी करती हैं, साझा करती हैं उबले अंडे जो जायूं तुरंत खा जाते हैं। वे पार बैठे एक रहस्यमय लड़के की हंसी से बाधित हैं जो जायूं को जानने का दावा करता है, यहाँ तक कि उसे सुश्री उपनाम से भी बुलाता है। जायान, वो उसे डराने के लिए इतना आगे जाता है। जायूं से कहता है कि कोई रहस्य छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में बोल रहा है। लेकिन जल्द ही लड़के को पता चलता है कि जायूं को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अपने संदेह की जांच करने के लिए लड़का लगभग जायूं को थप्पड़ मारता है, लेकिन प्रभाव से ठीक पहले अपना हाथ रोक देता है। कुछ ऐसा पता लगाता है जो जायूं को रोता है। मायूं भी उसके खिलाफ उपद्रव करने के बाद लड़का उन्हें छोड़कर समाप्त हो जाता है, लेकिन जायूं को फिर से मिलने के लिए कहता है। वैगनों को स्विच करते समय लड़का अनायास एक आदमी को मार देता है जिससे वो गलती से टकरा गया था, और लाश को ट्रेन से फेंक देता है। भले ही लड़कियों को लाइव कार्यक्रम के लिए देर हो चुकी हो, जायूं एक उत्कृष्ट प्रदर्शन देते हुए समाप्त होती है, इतना कि वो क्वार्टर फाइनल में आगे बढ़ने का प्रबंधन करती है। जैसे ही कार्यक्रम प्रसारित होता है, डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई टीवी पर जायूं को पहचानते हैं। यह देखकर आश्चर्य होता है कि लापता लड़की अंत में कैसे जीवित रहने में सफल रही। प्रतियोगिता छोड़ने के बाद जायूं को एक और सिरदर्द होता है जो उसे शांत करने के लिए बाथरूम जाने के लिए मजबूर करता है। न्यूरोलॉजिस्ट के चेकअप के दौरान फ्लैशबैक में डॉक्टर नको बताता है कि उसे एक महंगी सर्जरी की जरूरत है और उसका जीवन समय के खिलाफ एक दौड़ है। जब ने पूछा कि उसके पास कितना समय बचा है, तो डॉक्टर उसे 1 से 3 महीने बताता है, और उसके जन्म के माता पिता से एक मज्जा प्रत्यारोपण ही उसके बचने का एकमात्र तरीका है। वर्तमान में वापस मायूं ने नको ढूंढा और उससे कहा कि उन्हें ट्रेन में वापस जाना चाहिए। वे एक कैब लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बजाय उनके सामने एक कार खड़ी होती है जिसके चारों ओर बुरे दिखने वाले लोग होते हैं। वे जे उनको जानने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के गुजरने के कारण लड़कियां पुरुषों का ध्यान भटकाती हैं और कैब में बैठ जाती हैं। घर वापस जाने पर मायूं बस स्टॉप पर एक पल के लिए उसे न अकेला छोड़ देता है, और उसके सामने ट्रेन का वही रहस्यमय लड़का है जो पहले से ही कोरियाई और अंग्रेजी दोनों में पुरुषों के बारे में बताता है, यह देखने के लिए कि क्या वो जे उसे समझती है। लेकिन वो अवाक है। लड़का अलविदा कहता है। जे उनसे कहता है कि उसके लिए घर जाना बेहतर होगा। लड़के के जाने के बाद जे एन वो कैब की तलाश में भाग जाती है और वो मायूं से कहती है कि वो अपने पिता से यह सुनिश्चित करने के लिए अपने घर आने के लिए कहे कि उसके माता पिता ठीक हैं, क्योंकि वो बताती है कि वो पुलिस के साथ है। अधिकारी दो ऐसा करता है और रहस्यमय लड़के की वैन को रोकता है जो कुछ गुर्गे के साथ है। आगमन पर लड़कियों को अधिकारी दो नहीं मिलता है और घर के अंदर खतरे का पता लगाता है, केवल अपने माता पिता और अधिकारियों को रहने वाले कमरे में खेलने के लिए। रहस्य लड़के का कोई संकेत नहीं है। जैसे ही वे अलविदा कहते हैं, अधिकारी दो ने जे उनसे पूछा कि क्या वो पहले से ही उन लोगों को जानती है।
यह टिप्पणी करते हुए कि वे वास्तव में अमेरिकी हैं। जेएन उसे बताता है कि वो नहीं जानती और उन्होंने सोचा होगा कि वो कोई और है। अगले दृश्य में एक आदमी अपने ड्राइवर के साथ एक ग्रामीण रिजॉर्ट में जाता है। जब वो आता है तो वो अपने परिवार के शवों को ग्रीन हाउस में पाता है और रहस्यमय लोग हत्यारे हैं। जाहिर है वे उस आदमी को मारने वाले थे, लेकिन इससे खुश नहीं होकर उन्होंने उसके पूरे परिवार को मार डाला। ड्राइवर बंदूक लेकर उस आदमी के बचाव में जाता है, लेकिन उसे भी रहस्यमय लड़के ने रोक दिया जिसने उसे घायल कर दिया। असहाय चालक अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का अपने सामने बंदूक से गोली चलाने के लिए किसी प्रकार के टेलीकिनेसिस का उपयोग करता है और चालक को उसकी इच्छा के विरुद्ध खुद को गोली मारने का कारण बनता है। समूह ने जगह में आग लगा दी और भाग गए। अगले दिन डॉक्टर बीक ने समाचार में पढ़ा कि कैसे एक जीन शोधकर्ता की अपने परिवार के साथ घर में आग लगने से मृत्यु हो गई थी। वो मिस्टर चोई के साथ लड़की की स्थिति के बारे में चर्चा करती है और उससे कहती है कि उसके लिए चिंता न करें, भले ही वो इसके बारे में कुछ करना चाहता हो। महिला श्री चोई से उनकी स्थिति के बारे में भी पूछती है और उन्होंने खुलासा किया कि उनके दस्ताने वाले हाथ के नीचे काली ढेलेदार त्वचा है। जीन शोधकर्ताओं में से एक श्री चोई को लड़की को मारने के लिए कहता है, लेकिन उसके दिमाग को उसकी विशेष स्थिति का अध्ययन करने के लिए कहता है। इस बीच मा युंग ही न के लिए एक फैन क्लब की संभावना और परिवार के रात्रि भोज पर अपने भविष्य के स्टारडम पर चर्चा करता है, लेकिन जब श्रीमती को हैरान होती है कि वो और उसका पति कुछ अजनबी हैं, तो सब कुछ बाधित हो जाता है। आप उसके साथ क्यों खा रहे हैं? जानना चाहते हैं कि उसकी बेटी कहाँ पहुंच गई थी। जाने दो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन दिखाया जाता है कि कैसे उसकी माँ की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो उसे पहचान ही नहीं पाती। सोने से पहले उसकी माँ ने खुलासा किया कि उसे अपने जैविक माता पिता की तलाश में न के बारे में सबूत मिले। पहले से ही सो रही है, न को एक नया सिरदर्द मिलता है। यह नहीं जानते कि उसका घर टूट गया है। जब उसे इस बात का एहसास होता है और वो अपने माता पिता को लेने जाती है तो उसके सिर पर एक बंदूक तान दी जाती है, यह पाते हुए कि उसका घर मायूंग ही को बंधक बनाकर भाड़े के सैनिकों से भरा है। वे वही लोग हैं जिन्होंने उसे पहले ट्रेन की सवारी की पेशकश की थी और उनके नेता ने खुलासा किया कि यह पहली बार नहीं है जब वो और न मिले हैं और कैसे वो अपने कई निशानों का कारण था। न उसे बताता है कि वो उसे किसी और के लिए गलत समझ रहा है और जैसे ही उन्होंने म्यूंग ही की गर्दन को काट दिया, जे उन अपने शूटर से मुक्त होने का प्रबंधन करता है और सभी भाड़े के सैनिक वहां हैं। सैनिकों को मारने के लिए अपनी बंदूक का इस्तेमाल करता है। अब वो आसानी से अपने दम पर नेता को हरा देती है। जाए उन वो आदमी को मार देती है और खुद को एक ट्रांस से जागृत पाती है, केवल उसकी तरफ से भयभीत मायूंग हे को खोजने के लिए। रहस्यमय लड़का दृश्य पर प्रकट होता है और बताता है कि उसका समूह भी घर में है। वो जे उनको बधाई देता है, यह सोचकर कि उसकी यादें आखिरकार वापस आ गईं। फिर वो डरी हुई मायूंग ही से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसकी दोस्त अजीब है, क्योंकि उसके पास गायन और नृत्य में उसके जन्मजात उपहारों के अलावा केवल सुनने के द्वारा एक भाषा सीखने के बावजूद औसत स्तर की बुद्धि है। एक बार जा यूं वास्तव में नहीं जानती कि युवक किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो उस पर विश्वास नहीं करती है और उसे अपनी यादों को पुनः प्राप्त करने के लिए उनके साथ जाने के लिए कहती है। अपने दोस्त के न जाने की सलाह के बावजूद जा यूं जाने के लिए तैयार हो जाती है, इस धमकी के तहत कि अगर वह नहीं करती है तो वे हर उस व्यक्ति को मार डालेंगे जिसे वह जानती है। उनकी कार की सवारी के दौरान रहस्यमय लड़के से पता चलता है कि एक बच्चे के रूप में कू के खेत में आना कोई संयोग नहीं था, लेकिन जा यूं ने उन्हें चुना था क्योंकि वे अपने बेटे और पोते को खोने के बाद बच्चा होने के लिए अधिक संवेदनशील थे। वे जा यूं को एक परित्यक्त परिसर में ले जाते हैं जिसमें वो और अन्य विशेष बच्चे रहते थे। जा यूं को एक चमकदार प्रयोग कक्ष में रखा गया है जहां वो डॉक्टर बीक की आवाज सुनती है। डॉक्टर बीक का मानना है कि जा यूं की भूलने की बीमारी की वजह से वो रात में हुई क्रूर क्षति से बच गई थी और अगर उसकी यादें अभी भी होती तो वो टीवी पर इतनी आसानी से खुद को उजागर नहीं करती। जा यूं को एक पदार्थ के साथ इंजेक्शन लगाया जाता है जो उसकी पिछली यादों को ट्रिगर करता है। अब उसे बरसों पहले के सारे क्रूर प्रयोग याद आ गए। डॉक्टर बीक दुनिया में सबसे अच्छा मस्तिष्क विशेषज्ञ होने का दावा करता है और वो है जिसने जा यूं को बनाया, जिससे लड़की को अलौकिक क्षमताएं मिली। उस समय उनकी योजना प्रतिभाशाली बच्चों की एक श्रृंखला को हथियारों के रूप में प्रशिक्षित करने की थी, लेकिन जब उन्हें संशोधित भौतिक जीन के साथ प्रत्यारोपित किए गए बच्चों के दुष्प्रभावों के बारे में पता चला तो योजनाओं में बदलाव आया। बच्चे आक्रामक होने लगे और उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो गया। जा यूं पूर्णता का निकटतम नमूना था, लेकिन इस डर से कि वो नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, मुख्यालय चाहता था कि उसे और अन्य बच्चों को मिटा दिया जाए, जिससे डॉक्टर बीक का शोध समाप्त हो गया। मना करने के बावजूद उसने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने उस रात जा यूं की क्षमताओं को कम करके आंका, इसलिए लड़की बहुत दूर भाग गई। उन्होंने कभी नहीं माना कि जा यूं जैसे हथियार में सामान्य जीवन हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे मृत के लिए छोड़ दिया, कम से कम जब तक वो टीवी शो में दिखाई नहीं दी और अपनी टेलीकिनेटिक क्षमता नहीं दिखाई। डॉक्टर बीक जा यूं को बताता है कि उसकी स्थिति के कारण माइग्रेन खराब हो रहा है और वो किसी भी समय रक्तस्राव से मर जाएगी। जा यूं पीड़ा में है और वे उसे दूसरी खुराक के साथ इंजेक्शन लगाते हैं जो उसे 100% अनलॉक कर देगा। हालांकि यह केवल 1 महीने तक टिकेगा। महिला का कहना है कि अब से जा यूं को जीवित रहने के लिए प्रति माह पदार्थ की एक खुराक की आवश्यकता होगी। स्थिति एक मोड़ लेती है जब जा यूं ने खुलासा किया कि उसकी असली योजना उस पदार्थ को उसके दर्द से मुक्त करने के लिए थी। कुछ रहस्यमय लड़के ने नोटिस किया, इसलिए वो और उसके गुर्गे घटनास्थल पर जाने का फैसला करते हैं। अब जा यूं को सब कुछ याद है, संचार उपकरणों को पछाड़ने, अपने गार्ड को मारने और एक हथियार पकड़ने का प्रबंधन। डॉक्टर बीक बहुत देर होने से पहले कमरे में कुछ गैस छोड़ता है, लेकिन जा यूं छत के वेंट से बाहर निकलने में सफल हो जाती है। वो अगले कमरे में जाती है और डॉक्टर की ओर इशारा करती है। जा यूं ने स्वीकार किया कि यह उसकी योजना थी, किसी का ध्यान नहीं जाना और फिर डॉक्टर और उसके आपराधिक समूह को ढूंढना और उन्हें उसकी बीमारी का इलाज देना था। एक योजना जिसे उसने वर्षों से गुप्त रखा है। जा यूं ने आश्वासन दिया कि वो उन सभी को मार डालेगी जिन्होंने उसे अतीत में चोट पहुंचाई थी और डॉक्टर को घुटने में गोली मार दी थी, यह पूछते हुए कि बाकी का इलाज कहाँ है। श्री चोई का समूह इमारत में आता है और लड़के के गुर्गों के साथ उसका टकराव होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में हार जाता है। केवल एक ही बचा है, मी
चोई ने खुद खुलासा किया कि वो वही है जिसने रात के दौरान बच्चे को फंसाया था। जा यूं बच निकली। यह बच्चा रहस्यमय लड़का था। हंगामे में लड़का जा यूं के लिए अपना रास्ता बनाता है, उसे खोजने पर हमला करता है। वे दोनों उस रात के बारे में बात करते हैं जिस रात वे भागे थे, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जा यूं लड़के पर आरोप लगाती है, उसे स्पष्ट श्रेष्ठता दिखाती है। दोनों के बीच एक तीव्र लड़ाई है, तेज प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण चोट नहीं आई है। जा यूं कई बार लड़के को अपने वश में करके ताना मारती है, और भले ही वो उसे चोट पहुंचाता है, फिर भी वह हिलती नहीं है। जा यूं दीवार के माध्यम से लड़के को नियंत्रण कक्ष में फेंक देती है। उसने अपनी बंदूक पकड़ ली और डॉक्टर को फिर से गोली मार दी, जो हॉल में भागने की कोशिश कर रहा था। लड़का एक और बंदूक लेता है और जा यूं पर गोली मारता है। वे दोनों अपनी टेलीकिनेटिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं, लेकिन जा यूं अभी भी अग्रणी है, यहाँ तक कि उसके हाथ का एक स्पष्ट कर भी जा यूं को नहीं रोक सकता, जिसके पास सुपर फास्ट पुनर्योजी प्रणाली है। लड़के को बाहर निकालने से ठीक पहले जा यूं को पीठ में गोली मार दी जाती है। यह मिस्टर चोई थे जिन्होंने डॉक्टर को मारने से ठीक पहले एक रहस्यमय युवक के सहयोगी को सिर में गोली मार दी थी। डॉक्टर बीक ने मिस्टर चोई को बचाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, मिस्टर चोई ने उसे मार डाला। लड़के का सहकर्मी उसके पैरों पर खड़ा हो जाता है और मिस्टर चोई पर लपका। दोनों एक करीबी लड़ाई में संलग्न हैं, लेकिन चोई जीतने का प्रबंधन करता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसकी पूंछ पर जा यूं है। वो उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो सही नमूने के लिए कोई मेल नहीं है जो उसे पूरी तरह से बाहर ले जाता है। जा यूं ने लड़के को मारने से पहले उसके साथ एक आखिरी बातचीत की, लेकिन वो उसे इलाज की आखिरी खुराक दिखा। वह जायूं को यह बताकर बाहर निकालता है कि बाकी सब कहाँ है, लेकिन यह उसके सहयोगी के लिए पीछे से उस पर हमला करने के लिए सिर्फ एक व्याकुलता है। हालांकि जायूं ब्लॉक करती है और उसके चेहरे को उड़ा देती है। भले ही लड़का उसके पीछे है, उस पर बंदूक की ओर इशारा करते हुए जायूं उसे फ्रीज करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। वह उसे कई बार छुरा घूमती है और गोली मारने से पहले लड़का उससे सवाल करता है कि क्या यह सब किसके लायक है, क्योंकि दिन के अंत में उनकी स्थिति उन्हें लंबे समय तक जीने की अनुमति नहीं देती है और जायूं नहीं जा सकती वापस उस जीवन में जो वह पहले हुआ करती थी। वह उससे कहती है कि उसे परवाह नहीं है और वह जायूं के रूप में रहना जारी रखेगी। वह फिर से पूछती है कि अन्य इलाज की खुराक कहाँ है, लेकिन लड़का उपहास करता है और बात करने से इनकार कर देता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है और एक बंदूक की गोली बजती है। जायूं इमारत में अन्य खुराक खोजने का प्रबंधन करती है, इसे अपने आप छोड़ देता है जैसा उसने वर्षों पहले किया था। उसे भागते हुए देखते हुए, सभी सबूतों को मिटाते हुए सुविधा में विस्फोट होता हुआ दिखाई देता है। जायूं खेत में लौटती है जो गश्त से घिरा हुआ है, इसलिए वह भागने का फैसला करती है। अगले दृश्य में श्रीकू को अस्पताल में अपनी बेहोश पत्नी के बगल में दिखाया गया है, जो अपनी बेटी के आगमन को महसूस कर रहा है। जायूं श्रीकू को इलाज के साथ मामला पेश करती है, उसे अपनी पत्नी पर 8 महीने तक इसका इस्तेमाल करने के लिए कहता है ताकि उसकी हालत बिगड़ना बंद हो जाए। जब श्रीकू जायूं से पूछते हैं कि क्या उन्हें इलाज की आवश्यकता होगी, तो वह कहती है कि कुछ खुराकें ठीक हो जाएंगी। जाने से पहले श्रीकू जायूं को समझाते हैं कि जब वह उनके जीवन में प्रकट हुई तो उनके कुछ पशुओं की मृत्यु हो गई, इसलिए उन्हें डर था कि वे एक चुड़ैल को पाल रहे हैं। वह कबूल करता है कि उसे गोद लेने का पछतावा था, लेकिन जिस कारक ने उसे बदल दिया वह उसकी पत्नी थी, जिसने उसे जायूं को एक साथ पालने और उसे एक प्यारा बच्चा बनाने के लिए मना लिया। यह सब अस्पताल में युंगमी के साथ समाप्त होता है, दूर से देख रहा है क्योंकि उसका दोस्त अकेला चला जाता है। 3 महीने बाद समुद्र के किनारे के एक घर में जायूं एक व्हीलचेयर में एक महिला के सामने प्रकट होती है, उसे इलाज की खुराक से भरा एक ब्रीफकेस दिखा रहा है। हालांकि जायूं का कहना है कि उसे कुछ और स्थायी चाहिए, इसलिए उसने उससे मदद मांगी। महिला कमरे में किसी और को बुलाती है और जायूं इस नए मेहमान, एक लड़की जिसके चेहरे पर निशान है, से कहती है कि अगर वह उस पर उंगली रखेगी तो वह उसे मार डालेगी।